अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर गुल एलमी और आज मैं आप लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन की फिजियोलॉजी बताऊंगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह से होती हैं और ये फंक्शन किस तरह से करते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊँगा। इसमें सबसे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करेंगे और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के जो भी बेसिक फंक्शंस होंगे जो कि मोस्टली एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन है वो फिर हम आपको बताएंगे। उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन की एनाटॉमिकल पार्ट्स और उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन की जो बेसिक या मेन फंक्शंस हैं वो फिर हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले मूव करते हैं टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की फिजियोलॉजी या उनकी जो एनाटॉमिकल पार्ट्स उनके फंक्शंस जो हैं वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वो क्या हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एनाटॉमिकली अगर हम लोग देखें तो ये स्टमक से स्टार्ट होती हैं। स्टमक की बिल्कुल जो पाइलोरिक स्फिंक्टर हैं, स्टमक की बिल्कुल जो पाइलोरिक स्फिंक्टर हैं वहाँ से ये स्टार्ट होती हैं और ये आगे लार्ज इंटेस्टाइन के सिसम पार्ट पे ये एंड होते हैं, जिसके 3 मेजर पार्ट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन के। एक डोडेनम है, जेजुनम है एंड इलियम है। ये 3 मेजर पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ स्टमक टू द सिसल वाल्व ऑफ द या इलियोसिसल वाल्व ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। और ये अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल या एडल्ट इंडिविजुअल्स में तकरीबन 5 मीटर्स लॉन्ग होती हैं। और ये सर इसके जो सराउंडेड में फिर सर यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इसमें लार्ज इंटेस्टाइन या कोलोन जो है वो उसको सराउंड करती हैं और एब्डोमिनल कैविटी जो है वो उसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट है। और इसके अगर हम लोग म्यूकोजा देख ले स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो अगर हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इसका देख लें, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इसके जो म्यूकोजा हैं उसके अंदर सर्कुलर फोल्ड्स, विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। और वो क्या करते हैं, उससे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो म्यूकोजा है उनका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे वो लार्ज अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो फिर पॉसिबल हो सकती होगी। इसको हम लोग बेहतर यहाँ पर हम समझ सकते हैं इस फिनोमेना को कि विलाई फोल्ड्स या माइक्रोविलाई जो है वो किस तरह से ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अगर हम लोग किसी भी स्मॉल इंटेस्टाइन के किसी एक पार्ट को अगर हम लोग जूम करते हैं तो उसके ऊपर इस तरह के विलाई और माइक्रो विलाई वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर ये जो दिखाएं ये सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 विलाई हैं और इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ विलाइज प्रेजेंट होते हैं। इस विलाई के ऊपर फिर माइक्रो विलाई या हेयर लाइक सेल्स होते हैं, जिस तरह यहाँ पे आप लोग नज़र आ रहे हैं ये हेयर लाइक सेल्स हैं जिसको हम लोग माइक्रो विलाई कहते हैं। और ये फोल्डिंग्स भी हैं यहाँ पे, तो इस फोल्डिंग्स और इन विलाई और माइक्रो विलाई की वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनकी जो कंटेक्ट सरफेस है या सरफेस एरिया जिसको हम लोग कहते हैं वो इंक्रीज़ हुआ है। इसकी एक मिसाल हम लोग इस तरह से ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल सरफेस एरिया का क्या रोल है, मैं पहले ये आप लोगों को बताता हूँ। आप फॉर एग्जांपल आप क्रीम जब हाथ के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप किसी अगर पिन पॉइंट पे अगर आप क्रीम अप्लाई करेंगे हाथ पे तो वो क्रीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट से ही एब्जॉर्ब हो सकती होगी। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे हैंड के ऊपर या पूरे के पूरे बाजू के ऊपर अगर आप क्रीम अप्लाई करते हैं तो लार्ज जो एब्जॉर्प्शन जो एरिया है वो ज़्यादा हो जाएगा क्रीम के लिए। सही है, तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो उसके अंदर फोल्ड्स, विलाई और माइक्रो विलाई प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजा का जो है या इनर मोस्ट लाइनिंग का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल्स या लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट्स जो हैं वो इस सरफेस एरिया के साथ इन कंटेक्ट आ सकते हैं एक ही टाइम पे, और लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं, जो कि इनका जो बेसिक फंक्शन है इसका ये विलाई माइक्रो विलाई का ये फिर एब्जॉर्प्शन में हेल्प प्ले करेंगे, एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करेंगे, एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। फिर मतलब ये विलाई और माइक्रो विलाई और फोल्डिंग्स की इंक्रीज सरफेस एरिया की वजह से एब्जॉर्प्शन जो है कि वो ज़्यादा होगी। फिर यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हम लोग ग्राफिकली देख लें तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर से ये स्टार्ट होता है या पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक से ये स्टार्ट होता है, जिसके बाद सबसे जो फर्स्ट पार्ट हैं वो हमारे पास डोडेनम आ जाते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर हैं, उसके बाद डोडेनम फर्स्ट पार्ट हैं, उसके बाद फिर फूड जो है वो जेजुनम पार्ट में आ जाते हैं, और उसके बाद फिर थर्ड या लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि इलियम है, उसके बाद वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जो है वो इंटर हो जाता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके 3 जिस तरह बेसिक पार्ट्स हैं उन तीनों को हम लोग इंडिविजुअली देखते हैं। सबसे पहले कमिंग टुवर्ड्स दी फर्स्ट पार्ट दैट्स द डोडेनम पार्ट्स, जो कि डायरेक्ट ही जो स्टमक हैं
जो फाइलर स्फिंक्टर है, इसी के बाद ही डायरेक्टली जो है वो डोडेनम एरिया या डोडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टार्ट होता है। और इसको अगर हम लोग देखें तो इस डोडेनम के अंदर फूड जो है वो स्टमक से पहले या कायम जो है वो स्टमक से पहले जो है वो डोडेनम में एंटर होगा, और डोडेनम में मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो है वो हो रही होती है। अब वो डाइजेशन क्यों होगी? इस वजह से होगी क्योंकि डोडेनम के अंदर जो पेंक्रियाज हैं, जिस तरह यहाँ पर शो हो रहे हैं पेंक्रियाज जो हैं, और इसी तरह जो बाइल जिस तरह यहाँ पर शो हुआ है, तो बाइल फ्लूइड और पेंक्रियाज जो हैं वो अपने जूसेस एक्सक्रीट करते हैं डोडेनम के अंदर, और एक हिपेटो पेंक्रियाटिक स्फिंक्टर के थ्रू यहाँ पर इस तरह आप लोग नज़र आ रहे हैं। अब इस स्फिंक्टर के ज़रिए से वो एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं। इस स्फिंक्टर से जब वो एक्सक्रीट होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जितने भी फूड या पार्टिकल जो कि अब मेटाबोलाइज नहीं हुए होंगे या जो कि डाइजेस्ट नहीं हुए होंगे स्टमक के अंदर, वो फिर यहाँ पर उनकी डाइजेशन फिर कंफर्म हो जाएगी। तो डोडेनम जो है ये फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि स्टमक के बाद स्टार्ट होता है, और यहाँ पर बाइल या फिर लिवर के सिक्रेशंस या बाइल जो है वो, और दूसरे पेंक्रियाटिक फ्लूइड जो हैं, जो एक्सोक्राइन फ्लूइड्स हैं, वो यहाँ पर एक्सक्रीट होते हैं डोडेनम में, जिसकी वजह से बाद जो है वो फ्लूइड या ये जो सिक्रेशंस हैं वो फिर डाइजेशन करेंगे किसी भी फूड पार्टिकल्स के। सेकेंड पार्ट जो इसका है वो जेजुनम है, जो कि मिडल सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर तक इसकी लेंथ होती है। यहाँ पर भी कुछ हद तक डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म दोनों जो है वो हो सकता है। और जो एलियम है, टर्मिनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, जो कि एंड में फिर जो सिसल वाल्व है या सिसम जो कि लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पर फिर ये एंड होता है। मतलब जो एलियम के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। इसका बेसिक फंक्शन जो है वो एलियम को मोस्टली ये एब्जॉर्प्शन ऑफ पार्टिकल्स या एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ये एब्जॉर्प्शन ज़्यादातर करते हैं। एलियम मेटाबॉलिज्म जो है वो फर्स्ट 2 एरियाज़ में ज़्यादा है, डोडेनम और जेजुनम में, जबकि जो एलियम है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन मोस्टली एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एलियम में हो रहा होता है, और एलियम का सरफेस एरिया भी बाकी 2 पार्ट से ज़्यादा है। इनकी फंक्शंस अगर हम लोग कलेक्टिवली देखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो हम लोगों ने पिछले भी जिस तरह से डिस्कस किया, सबसे जो मेजर फंक्शन है इनका, दैट इज़ द डाइजेशन ऑफ फूड, कि ये फूड की डाइजेशन करते हैं। जो वो फूड जो कि स्टमक के अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा या उनकी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई होगी, वो फूड जो है वो फिर यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाएंगे, और उसके बाद ये करेंगे कि ये जो वाटर है या न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स, इन सारों की एब्जॉर्प्शन भी फिर यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा। सबसे पहले पॉइंट तो वाटर के हवाले से हैं। जो वाटर है उनकी एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ही कम है, या वाटर की एब्जॉर्प्शन स्टमक के अंदर बहुत ही कम है। वाटर जो है वो मोस्टली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होती है। उसकी भी एक बहुत बड़ी रीज़न है, वो हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन वाले सेक्शन में आपको बता देंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन बहुत कम एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स वगैरह हैं, जो ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं, उनकी मोर देन 90% ऑब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, या ख़ासकर इलियम पार्ट में होती हैं। मतलब इलियम पार्ट में मोस्टली वाटर के अलावा बाकी जितने भी चीज़ें हैं, ख़ासकर उन सारों की ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। बाकी कुछ चीज़ें इस तरह होंगी जो एसिडिक चीज़ें होंगी, उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टमक के अंदर भी पॉसिबल होती है, लेकिन मोस्टली एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेशन में भी रोल प्ले करते हैं, ड्यू टू द सिक्रेशंस ऑफ गॉल ब्लैडर एंड सिक्रेशंस ऑफ पेंक्रियाज, जो हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस भी किया डिटेल के साथ। यहाँ पर हम आपको एब्जॉर्प्शन के बारे में बताएंगे कि एब्जॉर्प्शन किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो सकता है। किसी भी एक स्मॉल इंटेस्टाइन के किसी भी एक पॉइंट को अगर हम लोग जूम कर लें तो वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल वो इस तरह से प्रोजेक्शंस टाइप या फोल्डिंग्स होंगे, विलाई और माइक्रोविलाइज के अंदर प्रेजेंट होंगे, जिससे ये होगा कि वो जो एब्जॉर्प्शन एरिया है वो इंक्रीज़ हुआ होगा, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन पॉसिबल होगा फिर किसी भी न्यूट्रिएंट्स या पार्टिकल्स वगैरह का। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ये प्ले करते हैं। इन फंक्शंस पे जाने से पहले हम लोग इसकी एक एनाटॉमिकल पार्ट्स हम लोग इसकी देख लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्टार्ट विद द आफ्टर द इलियम, जो कि इलियम पार्ट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके बाद जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का सिस्टम पार्ट स्टार्ट होता है,
और यहाँ पर अपेंडिक्स भी प्रेजेंट होता है। अपेंडिक्स का ऐसा इतना इंपॉर्टेंट रोल डाइजेशन में नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक अपेंडिक्स जो है ये जो पेरिस्टालसिस हैं उसमें कुछ हद तक ये रोल प्ले करते हैं। और इसके जो लार्ज इंटेस्टाइन है उनको हम लोग डिफरेंट कॉलम्स ऑन बेसिस ऑफ द डायरेक्शन हम लोग डिफरेंट कॉलम्स में इसको डिवाइड करते हैं। जिस तरह कि फॉर एग्जांपल असेंडिंग कॉलन है, फिर हमारे पास ट्रांसवर्स कॉलन आ जाता है, फिर हमारे पास डिसेंडिंग कॉलन यहाँ पे आ जाता है, और फिर हमारे पास सिग्मॉइड कॉलन आ जाता है जो कि बिल्कुल लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन है। उसके बाद फिर रेक्टम और एनस जो है वो फिर स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अगर हम लोग कुछ डिफरेंसेस देखें स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, तो एक तो उनके फंक्शंस के हवाले से डिफरेंस था कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ज़्यादातर डाइजेशन होती हैं, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन ज़्यादा नहीं होती, डाइजेशन बहुत ही कम माइन्यूट डाइजेशन हो सकती है यहाँ पर। और दूसरा डिफरेंस ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो बहुत ही कम होती है, बाकी चीज़ों की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होती हैं बाकी चीज़ों की, और वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। और एनाटॉमिकली अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो इनकी जो डायमीटर, जिस तरह यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इनकी डायमीटर जो है वो काफ़ी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। और इनकी एक बहुत ही मेजर रीज़न ये भी है डाइजेशन या डायमीटर बड़ी होने के लार्ज इंटेस्टाइन का, कि लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जो है वो स्टोर होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो है वो फूड स्टोर होता है और सेमी सॉलिड फॉर्म में स्टोर होता है, फेसेस के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसकी वजह से इनकी जो डायमीटर है वो एक तो स्ट्रेचेबल भी हैं और दूसरा ये डायमीटर ज़्यादा भी हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसके अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल जो इन पार्ट एनस या रेक्टम है वहाँ पर दो तरह के स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और उसको एक को हम लोग इंटरनल स्फिंक्टर कहते हैं जो इनसाइड दी गट जो है वो प्रेजेंट होता है। दूसरा हमारे पास एक्सटर्नल स्फिंक्टर है जो कि आउटसाइड द गट प्रेजेंट होता है। इंटरनल स्फिंक्टर स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। स्मूथ मसल कोई भी ऑर्गन या कोई भी बॉडी पार्ट अगर स्मूथ मसल से बना है तो इसका मतलब कि वो इनवॉलंटरी कंट्रोल में है, वो हमारे इख्तियार में नहीं है। उनकी जो कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन है वो हमारे इख्तियार में कभी भी नहीं हो सकती, और उनकी जो कंट्रोल होगी वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर होगी। ख़ासकर इस मसल्स में ख़ासकर जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उनका जो है वो यहाँ पर कंट्रोल ज़्यादा होते हैं। तो जो इंटरनल स्फिंक्टर हैं वो हमारे इख्तियार में नहीं है और ये स्मूथ मसल्स से बना हुआ होता है, जिसकी वजह से ये हमारे इख्तियार में नहीं है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर हैं ये हमारे इख्तियार में हैं, और ये क्यों इख्तियार में हैं? क्योंकि ये वॉलंटरी हैं और ये स्केलेटल मसल से बना हुआ है। ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करते हैं और स्केलेटल मसल से ये बना है, जिसकी वजह से ये वॉलंटरी फंक्शन जो है ये परफॉर्म करते हैं। जबकि जो इंटरनल स्फिंक्टर हैं वो इनवॉलंटरी कंट्रोल है और वो स्मूथ मसल से बना है। लार्ज इंटेस्टाइन के अगर हम लोग फंक्शंस देख लें तो इसके 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी जो ब्रीफ एक रिव्यू हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इनके फंक्शन देखते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, मैन्युफैक्चर डिफरेंट वाइटामिन्स, प्रोड्यूस म्यूकस और फेसिस को बनाते हैं और उनको एक्सपेल भी करते हैं। वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वाइटामिन बनाएंगे, म्यूकस बनाएंगे और फेसिस बनाएंगे। यहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो फेसिस भी बनाएंगे। ये 4 बेसिक इनकी मेन फंक्शंस है। सबसे पहले हम लोग आते हैं एब्जॉर्प्शन पे। एब्जॉर्प्शन जो है वो जैसे फूड जो है वो या जैसे ही जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर होगा इलियम से, तो वो लिक्विड फॉर्म में इंटर होगा। जो भी फूड लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर होगा वो लिक्विड फॉर्म में इंटर होगा। बेशक आपने उसको जब इंटेक किया होगा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग खाना खाते हैं तो सॉलिड फॉर्म में खाना खाते हैं। अब वो जब आप खाते हैं स्टमक में जाके वो कायम बन जाते हैं। कायम मीन्स जो कि एक लिक्विड है, कायम बन जाएगा वो कायम फिर आगे लिक्विड फॉर्म में मूव करते हैं टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन तक। वो इलियम, डोडेनम, जेजुनम फिर लार्ज इंटेस्टाइन तक जो है वो फिर लिक्विड फॉर्म में मूव करेगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन तक जब वो जाएगा तो वहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन ने तो उसको सेमी सॉलिड या फेसिस के फॉर्म में चेंज करना है, और फेसिस के फॉर्म में वो सिर्फ एक सूरत में चेंज हो सकता है कि उससे पानी जो है वो अलग कर दिया जाए, पानी जो है वो उससे रिमूव कर दिया जाए।
जब पानी आप किसी भी चीज़ से निकालेंगे तो वो जितना पानी आप निकालेंगे वो ड्राई होता जाता है। तो यहाँ पर भी सेम यही कंसेप्ट है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करवाएगा, जिसकी वजह से जो फूड पार्टिकल्स हैं या जो वेस्ट मटेरियल्स है वो फीसेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर ऑफ एब्जॉर्प्शन की जो एक बहुत ही बड़ी रीज़न है कि वो क्यों लार्ज इंटेस्टाइन में अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया कि लार्ज इंटेस्टाइन में ही वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, उसकी रीज़न यही है। अब यही फूड जो है वो अगर स्टमक में ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो या फॉर एग्जांपल लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो, जहाँ पर डायमीटर कम है, स्फिंक्टर्स होते हैं वहाँ पर उनका डायमीटर कम होता है, और वहाँ पर अगर ये ज़्यादा एक्यूमुलेट कर जाए फूड सेमी सॉलिड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टमक को डैमेज कर सकते हैं, उनको अल्सर वगैरह या और डिफरेंट डिजीज़ जो है ये काज कर सकते हैं, ब्लॉकेज जो है वो काज कर सकते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि लार्ज इंटेस्टाइन में ही वाटर की अब्जॉर्प्शन होगी, जिसकी वजह से फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही सेमी सॉलिड फॉर्म में या फिर फीसिस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर कुछ हद तक जो बचे हुए मिनरल्स वाइटामिन होंगे जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो चुके होंगे वो भी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादातर वाटर की एब्जॉर्प्शन है, और इसकी रीज़न भी बताई है मैंने कि क्यों है। फर्दर फिर इसकी जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, यहाँ पर डिफरेंट माइक्रोब्स या बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। उन बैक्टीरियाज को हम लोग नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, नॉर्मल फ्लोरा, एंड से नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, बॉडी के अंदर नेचुरली तौर पर प्रेजेंट होते हैं, और वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं, कुछ वाइटामिन भी बनाते हैं, वो कुछ जो हैं वो जो डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, और एब्जॉर्प्शन में भी वो रोल प्ले करते हैं, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स में भी कुछ हद तक रोल प्ले करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आएंगे उन फॉरेन पार्टिकल्स से भी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और इसमें जो एग्जांपल ज़्यादातर जो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हैं वो ई कोलाई हैं, इंट्रोबैक्टर हैं, फिर हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस हैं और क्लॉस्ट्रिडियम है। ये वो बैक्टीरियाज हैं जो ज़्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन में एज ए नॉर्मल फ्लोरा के तौर पे नेचुरली तौर पर प्रेजेंट होते हैं, और ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वन ऑफ देयर फंक्शन इज़ द सिंथेसिस ऑफ विटामिन के एंड फॉलिक एसिड, जो कि बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट्स में या ब्लड रेगुलेशन वगैरह और बाकी फैक्टर्स में। फिर हमारे पास थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन की, दैट इज़ डेफिकेशन। डेफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने खाना तो खा लिया, सारी जितनी चीज़ें एब्जॉर्ब करवाने थे वो ब्लड में चले जाएंगे, जो वेस्ट मटेरियल रह जाएगा वो अब डेफिकेट भी होगा, वो एक्सक्रीट आउट भी होगा थ्रू द बॉडी। अब ये होता है किस तरह, ये सर होते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन जैसे फिल होने लगेगा, यहाँ पर सेमी सॉलिड फिशेज जब बनेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन स्ट्रेच होता जाएगा, जिस तरह मैंने पहले भी बताया। उस स्ट्रेच की वजह से स्ट्रेच रिसेप्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्रेन तक मैसेज पहुँचाएंगे। ब्रेन से फिर दो पाथवेज पे मैसेज आएंगे। एक जो है वो मैसेज आएंगे जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो स्मूथ मसल्स हैं उनके पास मैसेज आएंगे, ताकि वो इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन शो करे। वो हमारे इख्तियार में नहीं है, वो मसल्स जो रेक्टम के हैं वो कंट्रैक्शन शो करेंगे। दूसरी ये है कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स हैं वो भी रिलैक्स हो जाएंगे। जब वो स्फिंक्टर्स रिलैक्स होंगे इसका मतलब ये है कि स्फिंक्टर्स का ओपन हो जाना। जब स्फिंक्टर्स ओपन होंगे तो जो भी फीसेस वगैरह हैं या वेस्ट मटेरियल्स हैं वो फिर इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर वगैरह के थ्रू जो है वो फिर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, या हम उसको एक्सक्रीट फिर करवा देते हैं। Thank you so much all of you.